इंडिया में जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स पे तबसरा किया, उसे शेयर किया, उन पे वहां की लोकल गवर्नमेंट ने पर्चे कटवा दिए। इंडिया में बहुत शिद्दत से बैन लगा हुआ है कि किसी भी चीज पे डिस्कस ना किया जाए। हाँ, एंटी मुस्लिम है कर लो, एंटी पाकिस्तान है कर लो। इंडिया के अंदर कोई कंस्पिरेसी थीरीज ऐसी मौजूद है? कॉन्स्पिरेसी जो है वो इंडिया के हर केस में हम शामिल होते हैं, तो हम क्यों ना उनको भी शामिल कर लें। बिपिन रावत साहब, उनकी डेथ के फौरन बाद उनकी जमीन पे गवर्नमेंट ने कब्जा किया। तुम उसके आखिरी रसूमात का तो इंतजार कर लो ना। हुकूमत ने धावा बोल दिया और उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया। पर्चे जो है ना वो मोबाइल टेलीफोनों पे आ रहे होते, जैसे टेक्स्ट आ रहे होते हैं ना। पर्चे कौन से? ये मैं उस कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ लेक्चर देने के लिए बिपिन रावत साहब जा रहे थे कि उनका चॉपर क्रैश कर गया। तो उस रिपोर्ट में ये शामिल है कि वहाँ के पर्चे जो है वो इस तरह आउट होते रहे, आउट नकल होते रहे। आप देख रहे हैं कि कुछ आर्मी के अंदर रिएक्शन या कोई और चीज। इंडियन आर्मी चीफ कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसकी इस पोस्ट पर उनको किक हिम अप कर दिया जाए। इंडियन आर्मी कोलैप्स क्यों कर रही है, ये नरेंद्र मोदी साहब को पता नहीं है ना। ये जो एक फाशिज्म आ रहा है ना इंडिया में, इसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है इंडियन आर्मी पे। ये कॉम्बैट नेशन कभी भी नहीं रही इंडियंस जो हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की डेथ पे हमने एक प्रोग्राम किया और उसका मकसद ये था कि हम अगर इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई कंस्पिरेसी है तो उसको हम डिस्कस करें। इस प्रोग्राम पर बहुत बड़ा रिएक्शन देखा गया, इंडिया में बहुत बड़ा रिएक्शन था और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने भरपूर तरीके से उस पर कॉमेंट किए। हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम कोई कंस्पिरेसी क्रिएट करें, लेकिन हम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए कि जब किसी जनरल की इस तरह डेथ होती है तो लोकल मीडिया उसके अंदर इतने गट्स नहीं होते कि उसके प्रोस कॉन्स और उसकी पॉसिबिलिटीज को एक बोल्ड तरीके से डिस्कस कर सके, और हमने वही किया जो रियलिटीज हमारे सामने थी। लेकिन देखने में यह आया कि इंडिया में जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम्स पे तबसरा किया, उसे शेयर किया, उन पे वहां की लोकल गवर्नमेंट ने पर्चे कटवा दिए। पर्चे कटवाने का मतलब यह है मुकदमात दर्ज करवा दिए और फिर बहुत कुछ उस पर फर्दर तबसरे हुए। हम आज इसका फॉलोअप देंगे और कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस करें कि क्या ये कोई ट्रेंड पॉजिटिव था या जो चीजें वहां पे कहने से लोग घबराते हैं, अगर हमने इनिशिएट कर दी तो उसमें कोई हर्ज था। मेरे साथ आज फिर सुहेब मरबूब साहब हैं। सुहेब भाई, थैंक यू वेरी मच। गालियां तो बहुत पड़ी हैं, लेकिन बात यह है कि हम एक हकीकत से मुतल्लिका बात कर रहे थे। जो चीज़ें नज़र आ रही थी, बेशुमार और भी ऐसे क्रैश हुए जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे कंस्पिरेसी थी, उसके पीछे एक रीज़न थी। फिर हमने अपने ममालिक के जो पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे इंसिडेंट हुए, हमने उनका भी जिक्र किया। डू यू थिंक कि ये रिएक्शन जो था ये कोई नॉर्मल रिएक्शन था? बहुत शुक्रिया सर आपका। एक तो जो आपने शुरू में बात की कि कॉन्स्पिरेसी की, पहले मैं उसकी बात करूँगा कि सर इंडिया जो है ना वो हर चीज़ में, मतलब कोई इंसिडेंट होता है ना तो इंसिडेंट होने से पहले ही कहना शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर आप इंडिया का कोई भी मुकदमा उठा के देखें उसमें पाकिस्तान का नाम ना हो तो मतलब मुझे जो मर्जी सजा दे लूँ, उल्टा लटका दें, ये जो पंखा ऊपर लगा इससे। सर हर मुकदमे में पाकिस्तान का नाम होता है और बाद में सारे लोग बरी हो जाते हैं। मैं मिसाल दूंगा, एक मसलन एक सीमी ऑर्गेनाइजेशन थी SIMI, स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया। अच्छा, अब उसमें उसके हर केस में पाकिस्तान का नाम है, हर केस में। और मज़ेदार बात यह है कि जो उस पर गीता मित्तल का कमीशन बना हाई कोर्ट के उस पर जज के लेवल पे वो थी, उन्होंने सीमी के बारे में करार दिया कि हुकूमत ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए वो हेर से है, हमें मतलब अखबारी तराशे हैं, जिसके अलावा कुछ नहीं है। ये उनकी तफ्तीश थी इंडिया की। अब दूसरी आपने बात की कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी जो है वो इंडिया के हर केस में हम शामिल होते हैं, तो हम क्यों ना उनको भी शामिल कर लें अगर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने कहा इंडिया में कहते हुए डरते हैं, ये बिल्कुल सही सर, 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ अपना लीगल परसेप्शन पे। लीगल इस तरह के इंडिया में सेडिशन के केसेस की तादाद जो है वो 77% तक इंक्रीज़ कर गई। मोहतरम जनाब नरेंद्र मोदी जो डेमोक्रेटिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 77%, बाज़ रियासतों में 55% और ओवरऑल जो है वो मतलब 55% सीधा इंक्रीज़ हो गया। और UAPA के जो जिसको कॉलोनियल एरिया का कहते हैं, 1857 की जंग आज़ादी के बाद ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके तहत जिसमें अंग्रेज़ों ने गांधी को भी पे भी मुकदमा बनाया था,
उसी लॉ के तहत मुकदमे बनाए जा रहे हैं सारे सेडिशन के, और 11,000 प्लस केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं मोदी साहब के 4 सालों में। इंडिया में बहुत शिद्दत से बयान लगा हुआ है कि किसी भी चीज़ पर डिस्कस ना किया जाए, किसी भी चीज़ पे डिस्कस ना किया जाए। हाँ, एंटी मुस्लिम है कर लो, एंटी पाकिस्तान है कर लो, एंटी मीन्स के डिस्कशंस की जो भी अपना एरियाज़ बन रहे हैं उन पे अगर आप इंडिया की तरफ आएंगे तो ख़बरदार। जैसे बिपिन रावत पे 8 आदमी गिरफ्तार हुए, 2 पे केसेस हुए, तो ये सर हमने गिरफ्तार क्यों हुए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारे प्रोग्राम के हवाले से वहां के अखबारात में भी लिखा गया, हुआ क्या, क्यों गिरफ्तार किया गया उनको? सर जो आपने खुद जवाब भी दिया हुआ था इसका कि इंडिया में ऑप्शंस डिस्कस नहीं हो सकते हैं। इंडिया बज़ाहिर एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, और बता दूं कि अभी इन्होंने जो बाइडेन साहब ने इजलास बुलाया अमेरिका में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का, उस पर बड़ा तमस्खुर उड़ रहा था वेस्टर्न मीडिया में कि इंडिया उसमें शामिल है, इंडिया भी उसमें शामिल है। डेमोक्रेसी के हवाले से इंडिया की बात को अब डाउट करना शुरू कर दिया गया, और इंडिया भी उसमें शामिल है। और फिर उन्होंने कहा हुआ था कि अपना नॉर्वे के इदारे ने इतना डाउनफॉल कर दिया, एमनेस्टी ने ये कह दिया, वर्ल्ड का जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है उसमें इतना नीचे आ गया, तो इंडिया भी मोदी उसके। ठीक है, अब मैं वो जो आपने बात को पढ़ के सुनाता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स जो मुख्तलिफ अखबारात में शाया हुआ है। चूँकि इंडिया में सेंसर है बहुत शदीद किस्म का ना, तो तमाम अखबारात के वर्ड्स एक ही हैं। मैं वायर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इंडिया टाइम्स में भी सेम खबर इसी तरह है, सेंसरशिप की वजह से। इन जम्मू राजौरी डिस्ट्रिक्ट का शॉपकीपर मोहम्मद शफी वॉज बुक्ड एलिजिबली फॉरवर्डिंग अ फेसबुक पोस्ट, हमारी वाली, that originated in Pakistan and making derogatory statements against General Rawat. He is currently being held in preventive detention. अब ये preventive detention जो है ये क्या बनाया? ये तो वो डिटेंशन है ना जिस पे जनरल ज़िया ने भुट्टो को अंदर किया था, जब हमने एहतियाती उसमें हिफाजती उस हिरासत में ले लिया। अब ये हिफाजती और हिरासत तो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की कह चुकी है कि हिफाजती हिरासत कोई शय नहीं है, तुम किसी को हिरासत में रख ही नहीं सकते बजाय इसके कि आपके साबित हो जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि चाइना में इसके बारे में बड़ा लिखा गया और इस कंस्पिरेसी के हवाले से ये कहा गया कि माजी में एक जनरल का पैरेलल ड्रॉ किया जाता था और अलेज किया जाता था कि चाइना उसमें इन्वॉल्व है। चाइनीज अखबारात ने यह लिखा कि इंडिया की जो कम्बैट प्रेपरेशन है वो बहुत पुअर है, इनकी अफवाज कम्बैट नहीं कर सकती। हमें यहां पे ये रिफ्लेक्ट हुआ, जो ये बात कर रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई नजर आती है? जी हाँ सर, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। अमेरिका ने इस पर स्टडी किया कि इंडियन आर्मी जो है वो जब कश्मीर में जाती है तो लोगों को मारती क्यों है, जब नॉर्थ ईस्ट में जाती है तो लोगों पे गोलियां क्यों चला, जैसे अभी 14 आदमी मार दिए थे। तो जिस पर यह भी कमेंट आया था कि मोदी इसी बिपिन रावत के फौज ने हमारे 14 बंदे मार दिए थे, तो नेचर ने इनके 13 बंदे स्वे लोड कर लिए, हड़प कर लिए। तो सर बात यह है कि इंडियन आर्मी जो है, अगर आप डेविड ओ स्मिथ थे, एक अमेरिकन है जिनके से रिसर्च करवाई थी स्टिमसन सेंटर ने, और रिसर्च का मकसद ये था कि आर्मी की प्रिपेयर्डनेस क्या है, आर्मी कितनी की इंडिया की इंटेलिजेंट है, कितनी अपना तैयार रहती है मुख्तलिफ जंगों के बारे में, या उनकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। सर जी वो रिपोर्ट आप पढ़िएगा, आप बता दें जरा थोड़ा सा उसके बारे में। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि शुरू में तो ये बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, और फिर जब मोबाइल फ़ोन आ गया तो नकल जो है ना वो भी मोबाइल हो गई, मतलब मॉडर्न हो गई ना। और कहते हैं कि यहाँ तक था कि पर्चे जो है ना वो मोबाइल टेलीफोनों पे आ रहे होते, जैसे टेक्स्ट आ रहे होते हैं ना। पर्चे कौन से? ये आर्मी की एंट्री टेस्ट की आप बात कर रहे हैं? एंट्री टेस्ट नहीं, ये मैं उस कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ लेक्चर देने के लिए बिपिन रावत साहब जा रहे थे कि उनका चॉपर क्रैश कर गया। वहाँ पे ये जब जा रहे थे लेक्चर देने के लिए, तो उस वेलिंगटन कॉलेज की मैं बात करूँ जैसे इंडिया का देहरादून से भी बेहतर कॉलेज समझा जाता है। अच्छा, ये उस रिपोर्ट में ये शामिल है कि वहाँ के पर्चे जो है वो इस तरह आउट होते रहे, नकल होते रहे। नकल होते, ठीक पीछे की बात है ना कि आउट हो गया तो जवाब तो नहीं पता, वो जवाब बता रहे हैं कि भाई मैसेजेस आ रहे हैं, ये जवाब है, ये जवाब है, हल्का। जैसे ये वही काम हो रहा है ना जो अक्षय कुमार की फिल्म में भी था। नहीं सर, मुझे ये बताएं, जो इंडियन आर्मी की क्वालिटी है अगर हम उसको देखें तो कहा यह जाता है चूंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वहाँ पे हैं, मल्टीलिंगुअल लोग वहाँ पे हैं। मज़ाहिब के लोग हैं? अच्छा, वहाँ पे मुसलमान, सिख, हिंदू, बेशुमार लोग ऐसे हैं ना, क्या उनके अंदर कोई हार्मनी क्रिएट हो सकती? मैं सर आपको बताता हूँ इंडियन आर्मी कोलैप्स क्यों कर रही है। ये नरेंद्र मोदी साहब को पता नहीं है ना, ये जो एक फाशिज्म आ रहा है ना इंडिया में, इसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला इंडियन आर्मी पे। अब हुआ क्या में पाकिस्तान के वक्त इंडियन आर्मी में 33% इनिशियल था, बाद में पता लगा कि 34% हैं मुसलमान, ठीक है, और 66% जो है इंडियंस और 6 ये वो हैं।
क्योंकि ये कॉम्बैट नेशन कभी भी नहीं रही। इंडियंस जो हैं अपना प्रॉपर हिंदू जो हैं, जिनको मार्शल रेस अब कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी की जो आरएसएस है, ये तो लिंचिंग की माहिर है ना। अब सर बात यह है कि इन्होंने क्या किया, आर्मी में 27% थे सिख। 1984 के बाद जब सिखों का कार्य शुरू हुआ और ऑपरेशन भिंडरावाला के बाद जब कत्ल हुए सिखों के हाथों 2 एक उनके प्राइम मिनिस्टर, तो सिखों को उन्होंने मार्जिनलाइज करना शुरू किया आर्मी में और 17% पे ले आए। जो 27% थे वो 10% का पॉपुलेशन तो सिखों की उसमें बहुत कम थी, 1.7% थी इंडियन टोटल उसमें पॉपुलेशन में परसेंटेज। लेकिन अब इंडियन आर्मी में मार्शल रेस असल में कौन थे? मुसलमानों की आबादी वहाँ पे 20 करोड़ है, लेकिन 0.7% आर्मी में रह गए हैं लड़ने वाले लोग जो हैं मुसलमान। तो फिर निडर और जरी कौम है ना। अच्छा, ये थोड़े से रह गए। सिखों को भी उन्होंने निकालना शुरू कर दिया 1984 के पहले इंसिडेंट के बाद। अब सिख भी थोड़े से रह गए। अब वो कहते हैं कि मार्शल रेस, ये मैं अब स्टिनसन की तहरीर का हवाला दे रहा हूँ, वो ये कहता है कि इंडियंस जो मेन लैंड इंडिया है, जिसको पंजाब साइड का एरिया कहते हैं, हरियाणा वगैरह इधर से, और बाकी जो सेंट्रल इंडिया के हैं, एक्सक्लूडिंग अपना साउथ है और ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको निकाल के। अब वो कहते हैं कि जी इसी स्टिनसन कॉलेज में इन लोगों का मजाक उड़ाया जाने लगा और ये कॉलेज जो है ये बड़े पैमाने पे लिसानी तकसीम का शिकार हो गया। और यही नहीं, मतलब तमाम इंडियन कॉलेजेस जो है ना वो एक लिसानी तकसीम का शिकार होने लगे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो असल मार्शल रेसेस थे उनको निकाल के जो ये 2 नंबर किस्म की RSS की मार्शल रेसेस थी उनको शामिल कर दिया। थोड़ा एक जुमला मैं इसमें मुकम्मल कर लूँ। अब सर ये हुआ कि जरी कौम थे, हम भी फारिग हो गए, सिख थे वो भी फारिग हो गए, अपना साउथ के थे, साउथ के तमस्कर उड़ने लगे, सिखों के लतीफ़े बनने लगे। जो लतीफ़े हम सिखों के यहाँ पे सुनते हैं वो एक्चुअली इंडियन मेडिकल आर्मी के जो कॉलेजेस हैं वहाँ से निकले हुए हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि चाइना के अंदर जो इस वक्त बात हो रही है कि जो इंडियन आर्मी है, बात उन्होंने कम्बैट के हवाले से की, ओवरऑल ये अंदर से खोखली होती जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ये बिपिन रावत का ये जो डेथ है, हम तो इसे फिर नेचुरल डेथ ही कहेंगे, इसके पीछे ये कंस्पिरेसी जो थी, ये कोई इसकी बड़ी रीजन हो सकती है? सर आप नेचुरल डेथ कह लें, लेकिन हम चूंकि देखें इंडिया खुद कह रहा है कि जी फलाने प्राइम मिनिस्टर की डेथ शास्त्री की कैसे हुई थी, अभी तक वो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थेरियां चल रही हैं। फलाने की डेथ कैसे हुई, 10 लोग मैं आपको गिनवा दूं जिनकी कॉन्स्पिरेसी थेरियां इंडिया में चल रही हैं, हम तो नहीं चला रहे। तो खुद मतलब जो गांधी का कत्ल था उसमें भी कॉन्स्पिरेसी थेरियां 1000 किस्म की। तो सर बात यह है कि आज की खबर है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा सेटेलाइट का इदारा है ISRO, जहाँ जो चांद और मरीख की बातें करता है, उसने अपने कम्युनिकेशन के लिए मायदा किससे किए? चाइना की कंपनी ओप्पो से। अच्छा ठीक है। अब सर जो जिनके उसमें घुसा हुआ है चाइना, हाँ। और वो कहते हैं कि जी हम चाइना को मारना चाह रहे हैं। हाँ। सर इंडिया एक ऐसे जिसको कहते हैं ना बड़े क्रंच में फंसा हुआ है। एक तरफ उसके अमेरिका है जो उसको कहता है कि जी आप हमारे साथ करो, दूसरी तरफ उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मार पड़ गई है। कल का डिसीजन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत भाई आप जो अपनी सब्सिडी दे रहे हो अपना काश्तकारों को शुगर केन पे और शुगर पे, वो अननेचुरल और ख़िलाफ़ है WTO के। तो अब इंडिया ने कहा हम इसके ख़िलाफ़ प्ली में जाएंगे। फिर उन्होंने तकरीबन कोई $500 मिलियन की सब्सिडी देने की अभी इसमें अगले बजट में किया था, जो अब WTO के तहत नहीं दे सकते। ठीक है। तो उनकी ट्रेड ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकती। शुगर प्राइसेस हमें भी एहतियात करना चाहिए ना, शुगर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में अपना नीचे आएंगी क्योंकि इंडिया की शुगर एक्सपोर्ट नहीं होगी। अच्छा, बिपिन रावत साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं, हाँ जी, यशवरदान सिंह सर, उनकी डेथ के फौरन बाद उनकी ज़मीन पे गवर्नमेंट ने कब्जा किया, जो वो एक लंबा अरसा नहीं कर सके थे, और फिर ऑर्डर दिए गए कि अगर ये रजिस्ट करते हैं तो इन पे पर्चा दर्ज किया जाए। मैं ये पूछता हूं कि किसी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ब्रदर इन लॉ पे अगर उनकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज इनिशिएट होती तो वो बर्दाश्त करते या कोई कर सकता था? देखें, बिपिन रावत मेन लैंड इंडिया के नहीं थे जर्नैल, जिसको हम कह रहे हैं ना, जिसको मार्शल रेस अब सारे कॉलेज मानते हैं। अब हुआ ये ना कि ये अभी तो इनकी राख उड़ी नहीं थी, मतलब अंतम सरकार या जो भी होता है वो भी पूरा नहीं हुआ था। तो ये है तमिलनाडु के, इनकी जो शादी है वो तमिलनाडु की खातून से हुई। अब बात यह है कि तमिलनाडु में वो 2 मरतबा इनके जो ससुर साहब थे या समदीर जो भी, वो 2 मरतबा वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट रहे। मध्य प्रदेश से इनके उसका ताल्लुक़ था, तमिलनाडु सॉरी मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ था।
अब मध्य प्रदेश में इनकी ज़मीन आ गई NH43 में, कोई हाईवे बननी होगी भाई, तुम उसके आखिरी रसूमात का तो इंतज़ार कर लो ना। हुकूमत ने धावा बोल दिया और उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। अब इन्होंने कहा कि जी 1 एकड़ मेरी अराज़ी है, मेरी और मेरी बहन की, बहन मीन्स जो रावत साहब की बेगम हैं और जिनका मर्डर हुआ या डेथ हुआ या जो भी है। अब सर बात यह है कि जो हालात हैं वो तो यही बता रहा है ना कि ज़मीन पे कब्जे का भी चक्कर तो होता है ना। हाँ। तो मरे भी उसी जगह पे है ना, इनके जो प्लेन चॉपर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो भी उसी एरिया में हुआ है ना जहाँ पे ये ज़मीनें चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं ज़मीनों के। तो सर जिस वक्त इन्होंने फेसबुक पे डाला कि जी मेरी तो अभी फैमिली के उधर मामला चल रहे हैं और इधर गवर्नमेंट NH43 के लिए ज़मीनों पे कब्जा करती फिर रही है, 2 श्राइन्स हैं वहाँ पे। अब श्राइन्स से पता नहीं क्या मुराद लेंगे, मंदिर होंगे या कुछ होंगे, तो वो भी गिरा दिए हैं। अच्छा, जिस वक्त उनका ये सोशल मीडिया पे गया तो उसके अगले ही लम्हे उन्होंने रजिस्ट किया, कलेक्टर साहब ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पे कि नहीं, उनकी तो 0.84 एकड़ अराजी थी, हेक्टेयर अराजी थी, हमने उसकी पेमेंट 2.3 करोड़ रुपया कर दी थी इंडियन करेंसी में। तो तकरीबन 2 करोड़ रुपया हमने इंडियन करेंसी में पे कर दिए थे। लेकिन उसने ये कहा है कि मेरी बहन जो कि आन जहानी हैं उनकी भी मतलब ज़मीन थी। इन्होंने कहा कि हाँ, जब हमें उसकी ज़मीन का, कलेक्टर ने उसकी ये वजाहत की कि जब हमें उसकी ज़मीन का पता लगा तो हमने कंस्ट्रक्शन रोक दी। सवाल तो ये है कि कलेक्टर को क्या पता नहीं है कि ओनर कौन था? कोई मेरे जैसा हो तो चलो कलेक्टर कह दीजिए, मुझे क्या पता किसकी ज़मीन है। कहते भी है ना मुसलमान जो वहाँ पे 12-15 हज़ार लोग ज़मीनें छोड़ के आए, जो अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नीलाम कर रहे हैं अहमद शाह साहब, तो वो कोई एनिमी प्रॉपर्टी थोड़ी थी, उनको पता होना चाहिए था। इसलिए जो पीछे प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी तो होता है ना। तो अब बहरहाल वो कहते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन रोक दिए। और जो उनका मिनिस्टर था, जब इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला तो वज़ीर ने फिर पुलिस को कहा कि प्लीज़ ये आन जहानी आर्मी चीफ़ की फैमिली के मेंबर हैं तो इनको तंग नहीं करना। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, मैं वापस अपने इसी टॉपिक पे आता हूँ। ये वहाँ पे कोई आप देख रहे हैं कि कुछ आर्मी के अंदर रिएक्शन या कोई और चीज़, ये तो बाहर की खबरें ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई इंटरनल कोई अनरेस्ट कहीं किसी जगह पे नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट इज़ ओके, नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ गया है, सब कुछ इज़ ओके राइट नाउ? सर सबसे पहले तो नाम आ रहा था मौजूदा आर्मी चीफ जो है नरवाने जो भी हैं उनका, कि वो सीनियर मोस्ट हैं तो वो बन जाएंगे, लेकिन वो अपनी तरह से कुछ कर नहीं रहे। सर ये जो पोस्टें इंडिया में इस तरह की पोस्टें हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये अब इलेक्टोरल पोस्टें नहीं रही, मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो अब चली गई RSS की जो एक संघ परिवार है ना उसके तसल्लुत में, कि 38% के साथ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो 6 रियासतों में इनकी पावर बेस थी और इन 6 रियासतों के बलबूते पर ये 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पे काबिज हो गए। ये तो फिर कोई परिवार पीछे था ना जिसने काबू किया। तो अब वो परिवार अभी इस चीज़ पे गौर कर रहा है कि हम किसको आर्मी चीफ CDS लाएं या किसको आर्मी चीफ लाएं, क्योंकि प्रमोशनें फिर ज़्यादा हो जाएंगी। अभी सर इनकी डेथ थोड़ा सा पहले हो गई ना, या मार दिया थोड़ा सा पहले ना, कि वो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ सकी जिनको ये करना चाह रहे थे। इस वक्त CDS के पास सिवाय बोलने के कोई पावर नहीं है, जब भी तो बोलते बहुत है, तो मैं कश्मीरियों का DNA चेंज कर दूंगा, फलां कर दूंगा, बोल नहीं है ना ये, और क्या। तो ये अब वो नहीं बन सका, लिहाजा इंडियन आर्मी चीफ कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसकी इस पोस्ट पर उनको किक हिम अप कर दिया जाए। ठीक। इसलिए वहाँ पे अभी अच्छा, दूसरी बात जो आपने की कि कोई अपना चल रही है, इंट्रिक्स चल रही है कि नहीं चल रही है, तो चूंकि पोस्ट ऐसी है नहीं कि इस पर कोई जाना चाहे, रिटायर्ड कोई कर रहा हो तो कर रहा हो, लेकिन इंडिया में तो देखे ना, जब हमारे प्रोग्राम पे गिरफ्तारियां शुरू हो गई, बागी हो गए वो लोग, तो इतने बड़े रैंक पे कौन डालेगा। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, लगता है इस तरह से है ये कंस्पिरेसी थीरीज जो हैं ये हमारे यहाँ पे जन्म लेती हैं अमेरिका में, इंडिया में इसका कोई वजूद नहीं है। इंडिया के अंदर कोई कंस्पिरेसी थीरीज ऐसी मौजूद हैं? कुछ उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, ये जो हमें कह रहे हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी थीरीज, अब मैं आपको गिनवा देता हूँ कि जो इस वक्त रूलिंग एलीट इंडिया की उसकी कॉन्स्पिरेसी थीरीज क्या हैं। आप पंडित नेहरू के ज़माने की रिपोर्ट्स पढ़ लें, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी का मर्डर गॉडसे ने किया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। शास्त्री का मैं कह चुका कि जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि उसका मर्डर हुआ। सावरकर ने माफ़िया मांगी या नहीं मांगी, विनायक दामोदर ने माफ़िया मांगी या नहीं मांगी, कॉन्स्पिरेसियाँ चल रही हैं कि कोई कहता है मांगी, कोई कहता नहीं मांगी, कोई कहता है जी वो तो उसको, एक थ्योरी ये है कि गांधी ने कहा था कि करो, गांधी तो खुद उस केस में अंदर हो गए थे जिसका हमने जिक्र किया, तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी।
अच्छा, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कि सावरकर जो है वो कत्लेआम करना चाह रहे थे इंडिया में, ये अंग्रेज़ ने कहा। तो इंडिया में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, अंग्रेज़ों ने कहा कि वो कत्लेआम करना चाह रहे थे। और वो आप इस पर रॉलेट की रिपोर्ट पढ़ें जो 1998 में जारी हुई, रॉलेट कमीशन बनाया गया था। ये जो रॉलेट एक आए थे यहाँ पे, उसके अलावा भी एक कमीशन बना था जिसका मकसद ये था, सेडिशन रिपोर्ट 1918 उसने जारी की थी। उसमें भी उन्होंने, अगर उस रिपोर्ट को हम देखें तो वो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो सर जी इंडिया में हर मसले पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का एक एनालिसिस था और ये फॉलो अप था हमारे पहले प्रोग्राम का। हमारा फिर ये बातचीत है कि हम फैक्ट्स के बहुत नज़दीक रहते हैं, हमारी बात के पीछे रिसर्च है, डेटा मौजूद होता है और हमने किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनना और ना बनते हैं। लेकिन जो रियलिटीज़ हैं, जो बाहर के अखबारात में चीज़ें लिखी जा रही हैं, जो बाहर के व्यूज़ हैं, जो रिसर्च है, वही हम आपके सामने लेके आते हैं। एंड इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि ये किस हद तक ठीक है। बाज़ औक़ात अपने अंदर देखने की ज़रूरत होती है कि हमारी कमज़ोरी कितनी है, चूँकि अपने आप को नहीं बता रहे। अगर बताया जा रहा है तो उसके लिए आंखें खोलें और देन कम अप विद द पॉजिटिव कमेंट्स। थैंक यू।